हाँ, वायरस बॉर्न डिजीज में हम आज आपको हेपेटाइटिस बी पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि यह एक घातक संक्रामक लीवर की बीमारी है जो व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसका कारण बताया गया है हेपेटाइटिस बी वायरस, डीएनए वायरस। यह एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन से लीवर डैमेज हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस बी। तो उसका जो कारण है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। उस वायरस का नाम जिसके इन्फेक्शन से लीवर डैमेज हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस बी। अब इसके संचारण के माध्यम क्या है, ये किन किन रास्तों से फैलता है, किन किन स्रोतों से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ये चीज इस हेड के अंदर बताया जाएगा। तो संचारण के माध्यम में बहुत सारे ये पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि संक्रमित रक्त या संक्रमित रक्त उत्पाद के चढ़ाने या संपर्क में आने से। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, जैसे ब्लड कार्सिनोमा हुआ, हीमोफीलिया हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें कहीं से संक्रमण पहले से हो और उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, तो वो व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति बने तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस ब्लड को पहले एग्जामिनेशन उसका करना चाहिए, परीक्षण कर लेना चाहिए कि वास्तव में रक्त जो हम ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं ये कहीं ये हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित तो नहीं है। ये निगेटिव होने पर ही इस तरह के केस में ब्लड को चढ़ाना चाहिए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। दूसरा जो माध्यम बताया गया, असुरक्षित यौन संबंध, यानी अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज के माध्यम से भी यह एक स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो सेक्स हमेशा सुरक्षित तरीके से ही करना चाहिए। उसमें जो सेफ्टी उपाय बताए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ही सेक्सुअल एक्टिविटीज करना चाहिए या सेक्स संबंध बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है संक्रमित सुई के प्रयोग से। यदि किसी इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर भूल से या लापरवाही से स्वास्थ्यकर्ता के वही नीडल जो है दूसरे हेल्दी व्यक्ति को अगर यूज की जाती है, तो उस कंटामिनेटेड नीडल के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो सकता है। अगला जो माध्यम बताया गया, संक्रमित मां से गर्भस्थ शिशु में अगर मां पॉजिटिव है, HIV ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसके गर्भ में पलने वाला शिशु यानी फीटस भी उससे संक्रमित हो सकता है। लेकिन कोई 100% जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए चांसेस अधिक हैं और वो संक्रमित हो सकता है। और क्या बताया गया, पेरेंटल मार्गों से, जैसे यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा कुछ ऐसे भी रास्ते हैं, रूट हैं, जिनके माध्यम से ये वायरस एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर जाता है और उस हेल्दी व्यक्ति को ये संक्रमित कर देता है। वो दूसरे पेरेंटल रूट में और क्या क्या आता है, तो पहला बताया गया यस्सी यानी सबकुटेनियस। दूसरा है IP इंट्रापेरिटोनियल, IV इंट्रावेनस, ID इंट्राडर्मल, IM इंट्रामस्कुलर। तो ये रूट हैं। यदि इनमें से कोई इस वायरस को कोई रास्ता मिल जाता है तो इसके थ्रू वह बॉडी में एंट्री कर जाएगा और उस स्वस्थ व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेगा और उसको संक्रमित कर देगा। जो छठवां बताया गया, प्रसव के समय नवजात एवं संक्रमित मां के ब्लड
लीकेज या बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी ये फैल सकता है। जब डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन के समय तमाम ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं और माँ और बच्चे का ब्लड एक दूसरे को लीकेज करके पहुंच सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका हो सकता है इसके फैलने का। तो करना क्या होगा कि पार्चुरेशन के समय ये अतिरिक्त सावधानी स्वास्थ्यकर्मी को या जो प्रसव कराने वाला व्यक्ति है, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो चाहे पुरुष हो, जो भी है, उसको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कहीं इस तरह की लापरवाही या भूल बस ऐसा न हो कि ये बॉडी फ्लूइड या ब्लड लीकेज करके एक दूसरे के बॉडी को टच करे और एक हेल्दी के बॉडी में इस माध्यम से पहुंच करके उसको इन्फेक्ट कर दे। अगला जो माध्यम बताया गया वो है संक्रमित मां के ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैल सकता है। अगर मदर, लैक्टेटिंग मदर अगर संक्रमित है हेपेटाइटिस बी वायरस से, तो उसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि फैलने का एक आसान तरीका हो सकता है और उस संक्रमित मां से ये ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू माने दूध पिलाते समय ये बड़े आराम से संक्रमित मां से निकल करके दूध के सहारे कहाँ पहुंच जाता है, उस नवजात के बॉडी में पहुंच जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। अब संक्रामक पदार्थ, क्या क्या वो संक्रामक पदार्थ हैं जिनसे आदमी को बचना चाहिए, यानी जिनके थ्रू ये फैलता है। तो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड, सीमेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, सैलाइवा एवं मूत्र में यह वायरस पाया जाता है। अगर कोई ये हेपेटाइटिस बी वायरस से पीड़ित है, संक्रमित है, तो अगर वो मेल है तो उसके सीमेन में भी ये वायरस पाया जा सकता है, उसके ब्लड में पाया जा सकता है। फीमेल है तो जो वेजाइनल डिस्चार्जेज होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, जो सैलाइवा बनता है उसमें भी ये होता है, तथा उसके यूरिन में ये बड़े आराम से पड़ा रहता है और मौका पाते ही एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर उसे प्रभावित कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। रिस्की समूह, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जिनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय या कुछ ऐसे काम वो करता है जो रिस्क जोन में उस व्यक्ति को खड़ा करता है। ये क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्रिया बार बार करनी पड़ती है, तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से वो व्यक्ति कभी भी संक्रमित हो सकता है, मतलब वो इसके रिस्क जोन में आता है। अगला पॉइंट बताया गया, इंट्रावेनस द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने वाला आदिती व्यक्ति। ऐसा है, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशीले ड्रग का यूज आईवी इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में इसके फैलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। मानो संभावित व्यक्ति है, उसे कभी भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है, उसके लिए चांसेस अधिक हैं। अगला पॉइंट बताया गया, नशीले पदार्थों का नियमित रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो बिना नशा के जिंदा नहीं रहता है, उसे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे आदती व्यक्तियों में, हैबिचुएटेड पर्सन में इस वायरस का संक्रमण बड़े आराम से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कौन इस रिस्क जोन में आता है? वो महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती हैं या देह व्यापार में लिप्त पाई जाती हैं, उनके, क्योंकि आपको बताया गया कि वेजाइनल डिस्चार्जेज में ये वायरस मौजूद होता है, उपस्थित होता है। तो ऐसी महिलाएं वो हमेशा रिस्क जोन में हो सकती हैं और उनको बड़े आराम से ये अपने संक्रमण में ले सकता है। अगला है शल्य चिकित्सक, सर्जन जो हमेशा चीर फाड़ का काम करते हैं, तो ब्लड के टच में रहते हैं, तो उनको काफी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है सर्जरी करते समय, अन्यथा वो रिस्क जोन में हो सकते हैं। अगला पॉइंट बताया गया, होमोसेक्सुअल या समलैंगिक।
ऐसे व्यक्ति जो होमोसेक्सुअल हैं उनमें इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट बताया गया, ऐसा व्यक्ति जिसमें अंग प्रत्यारोपण किया गया हो उसमें इसके होने के चांसेस अधिक होते हैं। और नंबर 8 पर बताया गया संक्रमित माताएं। अगर लैक्टेटिंग मदर संक्रमित है तो ऊपर अभी अभी आपको बताया गया कि यह ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से ये संक्रमित माता से ये वायरस उस नवजात में बड़े आराम से पहुंच जाता है और उसको उसके अंदर इन्फेक्शन फैला करके उसको संक्रमित कर देता है। अब लक्षण आपको क्या क्या मिलेंगे, कैसे आप पहचानेंगे? तो प्राय इसमें ये देखा गया है कि हम औसत के तौर पर अगर देखें 3 व्यक्ति अगर आपके सामने उपस्थित हैं, तीनों हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, तो उसमें प्राय देखा जाता है कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो एसिम्प्टोमेटिक होगा, मानो उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर उसका इन्फेक्शन तो है, वो संक्रमित तो है, उसका जो डैमेज होगा उसे झेलना ही पड़ेगा। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ये तमाम लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे फ्लू जैसा लक्षण, बुखार होना, सर दर्द होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, कफिंग करना, ये रनिंग नोज होना, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम, नासिया की टेंडेंसी एवं जॉन्डिस आदि। जानते हैं जब लीवर डैमेज होगा तो पीलिया तो होगी। तो ये सब क्लिनिकल लक्षण में पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम ये श्योर करते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण है। अब इसके साथ कॉम्प्लिकेशन भी बहुत जुड़ते हैं, माने कुछ और बीमारियां जुड़ जाती हैं, जैसे फुलमिनेंट हिपेटाइटिस, यह हेपेटाइटिस का एक प्रकार है। नंबर 2 लीवर सिरोसिस, जैसा कि आप जानते हैं इसमें लीवर सिकुड़ जाता है और उसकी सेल्स जो हैं थिक हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, तो यह भी एक प्राणघातक बीमारी है। नंबर 3 क्रॉनिक लीवर डिजीजेस, यानी लीवर में पहले से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से वो व्यक्ति झेल रहा है, तो ये उभर के सामने आती है। और चौथा बताया गया प्राइमरी हिपैटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, यानी इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति हिपेटाइटिस बी से संक्रमित है उसमें प्रथम स्तर की हिपैटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, हिपैटो माने लीवर, हिपर शब्द से आया हिपैटो, सेल्यूलर माने सेल्स, तो जो लीवर की सेल्स हैं उनमें कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। अब इस एपिसोड में हम इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी इसके जो और इसके मैनेजमेंट, इसके ट्रीटमेंट, इसका प्रिवेंशन, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।